Hello guys, welcome back to my channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. Let's start the video. So the topic is evidence collection and preservation. यानी कि आज हम सीखेंगे अलग अलग तरह के एविडेंसेस को किस तरीके से प्रिजर्व और कलेक्ट किया जाता है. तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था और आज हम उन्हीं सभी एविडेंसेस की कलेक्शन और प्रिजर्वेशन की बात करेंगे. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द क्राइम सीन और टू प्रिवेंट और टू प्रोटेक्ट द एविडेंसेस फ्रॉम कंटामिनेशन. हमें अपने एविडेंसेस को कंटामिनेशन से बचा के रखना है, टैम्परिंग से बचा के रखना है, सो दैट जो हमारा एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिसिबल रहे, उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे. वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज टाइप्स ऑफ एविडेंसेस. अब अलग अलग तरह के एविडेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, विच वॉज बायोलॉजिकल एविडेंसेस, टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंसेस, इंप्रेशन एविडेंसेस, देन देयर आर टेस्टिमोनियल एविडेंसेस, देन बैलिस्टिक एविडेंसेस, ट्रेस एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एविडेंस. तो अब हम पढ़ते हैं इन सभी तरह के, ये जो हमने क्लासिफिकेशन बनाई है एक एविडेंस के लिए, तो इन सभी एविडेंसेस की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी कलेक्शन और प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले द फर्स्ट रूल, प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि आपको प्रिवेंट करना है कंटामिनेशन से. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक एक्सपर्ट है एंड उसने पीपीई पहन रखा है, राइट उसने अच्छे से खुद को कवर कर रखा है सो दैट नो ट्रेस कैन बी लेफ्ट ऑन द एविडेंस. अब एक बार रीड करते हैं स्टेटमेंट को. What is the goal? To ensure the investigators DNA here doesn't end up in the evidence. हमें इंश्योर करना है कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जो भी बंदा कलेक्ट या फिर प्रिजर्व कर रहा है एविडेंसेस को, वो अपना DNA, अपना हेयर या कोई भी अपने से रिलेटेड चीज़ एविडेंस पे ना छोड़ दे, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस. देन देयर इज़ द PPE. व्हाट इज़ PPE? इट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. मतलब कि सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है एंड देन यू हैव टू पिक द एविडेंस और कलेक्ट द एविडेंस एंड प्रिजर्व द एविडेंस. सबसे पहले अपने सेफ्टी गियर्स पहनने हैं एंड देन वी हैव टू मूव टू द क्राइम सीन टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द एविडेंस. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. सबसे पहले डबल ग्लविंग, कि चेंज द आउटर लेयर ऑफ द ग्लव्स बिटवीन एवरी सिंगल आइटम कलेक्टेड. कि आपको जो भी आइटम आप उठाओगे, जो भी एविडेंस आप उठाओगे, उसके लिए आपको अलग अलग ग्लव्स का यूज़ करना है. जैसे आपने फर्स्ट एविडेंस को कलेक्ट किया, प्रिजर्व किया, देन सेकंड एविडेंस के लिए आपको अपने ग्लव्स को चेंज कर लेना है. ऐसा ही आपको थर्ड एविडेंस के लिए करना है, ऐसा ही फोर्थ एविडेंस के लिए करना है एंड सो ऑन. देन देयर इज फेस मास्क, प्रिवेंट DNA फ्रॉम ब्रेथ और कफिंग फ्रॉम लैंडिंग ऑन सैम्पल्स. तो आपको फेस मास्क लगाना है. क्यों लगाना है? ताकि हमारी जो ब्रेथ है या हमारी कफ है उसके थ्रू गलती से भी कोई हमारा DNA का पार्टिकल एविडेंस के ऊपर या सैम्पल्स के ऊपर ना चले जाए. देन देयर आर क्लीन टूल्स. यू हैव टू यूज़ क्लीन टूल्स, यूज़ डिस्पोजेबल ट्वीज़र्स और क्लीन मेटल टूल्स विथ 10% ब्लीच बिटवीन यूजेस. मतलब कि आपको हर यूज़ के साथ 10% ब्लीच का यूज़ करना है सो दैट द ट्वीज़र्स और द मेटल टूल्स रिमेन क्लीन, ताकि उन पे कोई भी कंटामिनेशन के लिए बैक्टीरिया या दूसरे एविडेंस का कुछ ना लगा हो. तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी गियर्स की कुछ फ़ोटो लगाई है विच आर कंपल्सरी, विच इज़ मास्क, ग्लव, देन यू कैन सी देयर आर बूट्स एंड ग्लासेस, ताकि किसी भी तरीके से एनी हाउ आपका कोई भी ट्रेस एविडेंस पे या क्राइम सीन पे ना रह जाए. देन देयर आर टूल्स जिनका यूज़ करना है हमें अपने एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए. इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं. ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि हम इनका भी यूज़ करते हैं एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो हमारे टूल्स होंगे, जितने भी मेटल टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजेबल ट्वीज़र्स या कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब अच्छे से क्लीन हो, स्टेराइल्ड हो, उन पे किसी भी तरह का बैक्टीरिया या कुछ भी ना हो. वो मतलब प्रॉपर जैसे क्लीन बोलते हैं ना, वैसा क्लीन हो. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव वेट बायोलॉजिकल एविडेंस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट बायोलॉजिकल एविडेंस के बारे में. मैंने यहाँ वेट क्यों मेंशन किया है? क्योंकि बायोलॉजिकल एविडेंस आपको 2 फॉर्म में मिल सकते हैं, एक वेट में और एक ड्राई में, और दोनों को कलेक्ट करने के प्रोसीजर अलग होते हैं. तो सबसे पहले हम वेट बायोलॉजिकल एविडेंस में ब्लड, सलाइवा और सीमेन के बारे में पढ़ते हैं. तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको हर उसमें वेट एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस में जनरली ब्लड को ही कलेक्ट करना सिखाया है, बट इन द सेम वे अगर आपको सेम फॉर्म में सीमन या सलाइवा मिलेगा, सेम स्टेट में सीमन या सलाइवा मिलेगा, तो सेम प्रोसीजर से ही उसे कलेक्ट किया जाएगा. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द डेंजर. मॉइस्चर प्लस प्लास्टिक इज इक्वल्स टू मोल्ड, यानी कि अगर मॉइस्चर और प्लास्टिक कांटेक्ट में आते हैं तो मोल्ड बन जाता है. हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था कि हम ब्रेड को थोड़ा सा गीला कर कर उसको प्लास्टिक में या फिर किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में रैप करके रख देते थे. उसके बाद उस ब्रेड के ऊपर मोल्ड आ जाती थी. सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि मॉइस्चर और प्लास्टिक जब भी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो मोल्ड बन जाता है, मोल्ड उस पर ग्रो करने लग जाता है.
if wet evidence is sealed in plastic, bacteria will grow and destroy the DNA profile. कि अगर wet evidence को प्लास्टिक में आप सील कर दोगे तो जो बैक्टीरिया है वो उस पर ग्रो कर जाएगा और उसके बाद वो DNA की प्रोफाइल को ख़राब कर देगा, कंटामिनेट कर देगा। तो अब कलेक्शन के मेथड क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको मान लो ब्लड स्पैटर मिल रहा है तो हाउ विल यू कलेक्ट इट। मान लो वॉल के ऊपर आपको एक ब्लड का स्पैटर मिला है तो कैसे कलेक्ट करोगे उसे। आपको क्या करना है, एक स्वॉब लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। स्वॉब से आपको अपने ब्लड के जो सैंपल है, जो एविडेंस है, उसको स्वॉब करना है और उसके बाद उसको अपने स्वॉब के जो कंटेनर होते हैं, उस स्वॉब को जिस पर ब्लड का एविडेंस लग चुका है, जिससे आपने ब्लड को स्वॉब किया है, उस स्वॉब को आपको स्वॉब के कंटेनर में रख देना है। दिस इज़ हाउ यू पैकेज स्वॉब्स। और these swabs are made up of cotton, so these are cotton swabs, right? Then we have pool of blood. अगर आपको pool of blood मिल जाए, not only blood, अगर आपको pool of semen या saliva मिलता है तो भी सेम प्रोसीजर से ही कलेक्ट होगा। तो गाइज अगर आपको pool of blood मिलता है तो उन्हें हमेशा हम EDTA vials जो होते हैं उनमें कलेक्ट करते हैं so that contamination ना हो। We use EDTA vials to collect pool of blood using droppers. हम droppers का यूज़ करते हैं and then we collect the blood in dropper and then pour the droppers into the EDTA vials. Then मान लो आपके पास एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर स्टेन है एंड इट इज़ वेट, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस कपड़े को ड्राई करेंगे। ये कपड़े का छोटा सा ही पीस है और उस पर पूरे पे ही ब्लड है, ठीक है, तो हम इस छोटे से पीस को ड्राई करेंगे और उसके बाद उसको ब्राउन पेपर बैग में रख लेंगे। हमने प्लास्टिक में क्यों नहीं रखा या किसी एयर टाइट कंटेनर में क्यों नहीं रखा, क्योंकि मॉइस्चर प्लस प्लास्टिक इज इक्वल्स टू मोल्ड, यानी कि मॉइस्चर और प्लास्टिक जब आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फिर हमारा जो ये DNA वाला या फिर ब्लड वाला क्लोथ है इसके ऊपर मोल्ड आ जाएगी, जिससे कि हमारा एविडेंस कंटामिनेट हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी पुट इट इनटू ब्राउन पेपर बैग्स एंड देन सील इट। कोई भी एविडेंस है कलेक्ट और प्रिजर्व करने के बाद, पैक करने के बाद आप उसको हमेशा सील करेंगे। सील हम क्यों कर रहे हैं, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस। देन वी हैव ड्राई बायोलॉजिकल एविडेंस। अब आपको ड्राई बायोलॉजिकल एविडेंस अगर मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैलेंज देखते हैं क्या है। हाउ डू यू कलेक्ट DNA फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी ड्राइड ऑन टू अ फ्लोर और वॉल। आप कैसे DNA कलेक्ट करोगे एक ऐसे एविडेंस का जो कि ड्राई हो चुका है किसी वॉल के ऊपर या किसी फ्लोर के ऊपर। तो अभी पढ़ते हैं हमने क्या कलेक्शन मेथड इसमें यूज़ करने हैं। तो अगर मान लीजिए आपको मिल रहा है कोई ब्लड का स्टेन और ये स्टेन जो है ये ड्राई स्टेन है, तो आपको क्या करना है, स्कैल्पल से आप उसको स्क्रैच करोगे। जैसे ही आप उसको स्क्रैच करोगे तो उसके जो चंक्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे वहाँ से। देन वी विल पिक द चंक्स विद हेल्प ऑफ ट्वीजर्स एंड देन वी विल पैक इट इनटू ब्राउन पेपर बैग्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव अ क्लॉथ। आपके पास एक कपड़ा है, अब उस कपड़े पे भी स्टेन लगा हुआ था ब्लड का, ठीक है। अब ये देखो पूरे कपड़े पे स्टेन नहीं है, एक छोटे से पोर्शन पे स्टेन है। और हम ऐसे केस में जब हमारे पास कपड़ा बड़ा होता है एंड जितना सैंपल हमें रिक्वायर्ड है उतने एरिया में स्टेन मिल जाता है, तो हम पूरा कपड़ा रखने की बजाय वो जो स्टेन वाला पोर्शन है उसको सीजर से कट करते हैं और फिर ब्राउन पेपर बैग में उसको रख लेते हैं। और ये ड्राई सैंपल्स की बात हो रही है। अगर वेट आपको कोई कपड़ा मिल रहा है वेट सैंपल वाला, तो सबसे पहले आप उसको ड्राई करेंगे एंड देन ही आप उसको ब्राउन पेपर बैग में रखेंगे। आप वेट क्लॉथ को कभी भी डायरेक्टली पैकेज नहीं करेंगे। देन देयर इज़ कि अगर आपको ड्राई ब्लड स्पैटर मिल जाए, मतलब कि ब्लड की वो छींटे मिल जाएं जो कि ड्राई हो चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको स्वैब लेनी है। देन वी विल टेक एल्कलाइन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद स्वैब को उसमें गीला कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर से और उसके बाद इसको रब करेंगे स्वैब्स को अगेंस्ट द स्टेन्स और फिर वो जो स्टेन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा स्वैब्स पे। देन वी विल पैक द स्वैब्स इनटू द स्वैब कंटेनर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव ट्रेस एविडेंस विच इज़ हेयर एंड फाइबर्स, और सोयल भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका कलेक्शन पढ़ते हैं। यूज़ प्लास्टिक ट्वीजर्स और टेप लिफ्टिंग फॉर लार्ज एरिया। मतलब आपको बहुत सारा सैंपल अगर मिल रहा है तो यूज़ प्लास्टिक ट्वीजर्स और टेप लिफ्टिंग। तो और दूसरा एक मेथड होता है हमारा ड्रगिस्ट फोल्ड मेथड विच इज़ ओनली मेजरली यूज फॉर ट्रेस एविडेंस। स्मॉल आइटम्स लाइक हेयर और पाउडर शुड बी प्लेस्ड इन अ फोल्डेड पेपर बाइंडल बिफोर बीइंग पुट इन एन एनवेलप। दिस प्रिवेंट दम फ्रॉम लीकेज आउट ऑफ द एनवेलप कॉर्नर्स। वैसे तो ये आपको अगर मैं ऐसे सीधा समझाऊँ तो नहीं समझ में आएगा। हम जनरली पेपर को 1/3 फोल्ड्स में फोल्ड करते हैं और उसके अंदर हम लोग सैंपल को रखते हैं, देन उसको सील करते हैं। अभी हम समझते हैं फोटोज से कि किस तरीके से उस एविडेंस को प्रिजर्व और पैकेज किया जा रहा है। सबसे पहले टेप लिफ्टिंग वाला मेथड देखते हैं। तो मान लो ये एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर आपको डस्ट के पार्टिकल्स मिले हैं, तो आप क्या करोगे, आप टेप लोगे, टेप को स्ट्रेच करोगे,
अब जो आपकी टेप है उसके ऊपर जो मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल है, वो चिपक जाएंगे. देन वी विल टेक दिस टेप आउट एंड वी विल पेस्ट दिस टेप ऑन टू अ प्लेन वाइट पेपर. दिस इज हाउ वी डू टेप लिफ्ट. अब हम समझते हैं कि हम ड्रगिस्ट फोल्ड कैसे करेंगे. मान लीजिए ये आपका हेयर सैंपल था, आपने एक ही पेपर की आपने 3 फोल्ड्स बनाई है 1/3 की रेशो में, राइट. और सेम आपने ट्रेस एविडेंस जैसे कि सॉयल सैंपल के लिए करा, सेम आप फाइबर्स के लिए करोगे. उसके बाद इन तीनों फोल्ड्स को बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे. बीच में आपने अपना सैंपल रख दिया है, साइड के दोनों फ्लैप्स को आपने बंद कर दिया है. देन इट विल लुक लाइक दिस. नहीं, आपने क्या किया, पहले तो सैंपल को अच्छे से फोल्ड कर दिया, दोनों फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया. उसके बाद एक स्ट्रेट पेपर है, स्ट्रेट पेपर को आपको हाफ में फोल्ड करना है फिर से. तो उसके बाद आपने उसको हाफ में फोल्ड कर दिया. देन आप अपने केस की डिटेल्स लिख दोगे. दीज आर द केस डिटेल्स जनरली मैंशनड, विच इज़ केस नंबर, नेम, एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. देन वी विल डू द हम थ्रेड लेंगे, और थ्रेड को जैसे ये प्लस आपको दिख रहा है ना, ये एडिशन का सिंबल आपको दिख रहा है जो, इस मैनर में आपको थ्रेड को कुछ बार रोल करना है उस पेपर के अराउंड, सो दैट वो पेपर अच्छे से मतलब इंटैक्ट हो जाए, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो पेपर खुले ना. इसलिए हम इसको अच्छे से थ्रेड से बांध देंगे एडिशन के सिंबल की फॉर्म में. उसके बाद हम पेपर को टर्न करेंगे. ये हमने पेपर को टर्न कर दिया जिस पे आपने थ्रेड लगाया था, ये पेपर टर्न हो गया है. उसके ऊपर आपने सील लगा देनी है. दिस इज हाउ वी प्रिजर्व द ट्रेस एविडेंसेस. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम पढ़ेंगे इम्प्रेशन एविडेंस के बारे में. इम्प्रेशन एविडेंस कौन से, फिंगरप्रिंट्स और शू प्रिंट्स के बारे में. तो गाइस, फिंगरप्रिंट्स, पोरस पेपर ट्रीटेड विद केमिकल्स निनहाइड्रिन, नॉन पोरस ग्लास और मेटल डस्टेड विद पाउडर एंड लिफ्टेड विद टेप. अगर आपको किसी पोरस सरफेस के ऊपर, जैसे कि पेपर है, पेपर आपका एक पोरस सरफेस है, तो आप उस पर पाउडर यूज़ करोगे तो पाउडर तो पोरस में घुस जाएगा. तो आपको एविडेंस मतलब जो आपका फिंगरप्रिंट है, इंप्रेशन एविडेंस है, वो कैसे मिलेगा फिर. तो इसी वजह से पोरस सरफेस पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि निनहाइड्रिन को, या फिर यूवी लाइट्स को भी यूज़ करते हैं. देन वी हैव नॉन पोरस सरफेस. नॉन पोरस सरफेस जैसे कि ग्लास है, मेटल है, जिसमें कोई पोर नहीं होता, उन पे हम पाउडर यूज़ करते हैं या फिर टेप लिफ्टिंग करते हैं. मतलब कि पाउडर यूज़ करेंगे, उसके बाद टेप लिफ्टिंग करेंगे. मतलब एक चीज़ नहीं करें, दोनों ही करनी है आपने. नॉन पोरस सरफेस पे पाउडर लिफ्टिंग भी करनी है, और पाउडर लिफ्टिंग से जब आपका इंप्रेशन अच्छे से विजिबल हो जाएगा तो आपको उसको टेप लिफ्ट भी करना है. देन फुटप्रिंट्स कैप्चर्ड वाया कास्टिंग. हमें इसमें क्या करते हैं, डेंटल स्टोन जो होता है, जनरली हम पीओपी का एक कास्ट बनाते हैं, और उस कास्ट को 3D फुटप्रिंट्स जो होता है, जैसे कि सॉइल में बनते हैं फुटप्रिंट्स, जिनकी हम लेंथ, विड्थ और हाइट भी मेजर कर सकते हैं, उन वाले फुटप्रिंट्स में हम अपना जो कास्ट होता है डेंटल स्टोन का, वो डालते हैं. उसके बाद उस कास्ट को फ्रीज होने के लिए, जमने के लिए छोड़ देते हैं. फ्रीज ऐसा नहीं है कि हम उसे फ्रीज़र में रख देते हैं, नहीं, उसे वहीं पे छोड़ देता है ताकि वो कास्ट सेटल हो जाए और मतलब कि सॉलिड फॉर्म में हो जाए लिक्विड से. और उसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं. जब वो एकदम टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना हमारा डेंटल स्टोन या फिर जो पीओपी का वो मिक्सचर है, वो एकदम हार्ड हो जाता है, तो उसको निकालते हैं, तो उस पर फुटप्रिंट्स की वो बन जाती है. वी विल सी ईच एंड एवरी मेथड. तो यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट है जो कि विजिबल नहीं है, यूवी लाइट उस पर अच्छे से दिखाई, तो उससे क्या हुआ, जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो विजिबल हो गया. ये तो हमने कर लिया यूवी लाइट वाला पोरस सरफेस के लिए. पोरस सरफेस कौन सा है, जिसमें पोर्स होते हैं. बट अब हम मान लो कोई नॉन पोरस सरफेस है, जैसे ग्लास या मेटल है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ब्लैक पाउडर लिया अपना, मान लो कोई ऐसे वाइट सरफेस था कोई नॉन पोरस में ही, तो हमने अपना ब्लैक पाउडर लिया, उसको ब्रश पे लिया, और फिर ब्रश को उस एरिया पे अच्छे से रब किया, तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो विजिबल हो जाएगा, वो उभर के आ जाएगा. देन हम देखते हैं कि फुटप्रिंट्स को कास्ट कैसे करते हैं. अब फुटप्रिंट कास्टिंग में, जैसे ये आपका सॉइल है और सॉइल के ऊपर कोई फुटप्रिंट्स है जो कि 3D में है, ठीक है. तो हमने उसके बाद क्या किया, अपने पीओपी का जो मिक्सचर हमने बनाया है, उस मिक्सचर को इन फुटप्रिंट्स के ऊपर डाल दिया. देन हमने इसको हार्ड होने के लिए छोड़ दिया, और जब ये सेटल डाउन हो गया, हार्ड हो गया, तो हमने उसको निकाल लिया मिक्सचर को, और ये हमारा फुटप्रिंट निकल के आ जाएगा. देन गाइज वी हैव फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स. अब फायर आर्म और बैलिस्टिक्स के जो मटेरियल होता है, हम उसको किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं. सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट. ऑलवेज अज्यूम अ वेपन इज लोडेड. हमेशा ये सोच के चलो जो भी वेपन है वो लोडेड है. अनलोड इट इमीडिएटली. और उसके बाद, क्योंकि हमने तो ये अज्यूम करा है ना कि वेपन लोडेड है, तो सबसे पहले उसको अनलोड करेंगे. अगर अनलोड करने जैसा होगा तो अनलोड हो जाएगा, नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये अनलोडेड है. एंड डॉक्यूमेंट द स्टेट ऑफ सेफ्टी एंड एम्यूनिशन. और डॉक्यूमेंट करो स्टेट ऑफ सेफ्टी को और एम्यूनिशन को. Markings. Never scratch your initials into a bullet or a gun. Attach a tag to the trigger guard.
कभी भी आपको जो बुलेट के इनिशियल्स हैं उनको स्क्रैच नहीं करना, ना ही किसी गन को स्क्रैच करना है। आपका जो भी टैग होगा, जो भी आपको टैग देना है, वो हमेशा ट्रिगर गार्ड को दो। Then we have packaging. Use sturdy cardboard boxes with zip ties to keep the weapon from moving during transport. तो हम जनरली जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं उनको जिप टाई से टाई कर देते हैं और उसके अंदर वेपन को रखते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान मूव ना करे और हिले डुले ना ज़्यादा। ये आपका कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसके अंदर हमने वेपन को रखा, बॉक्स को बंद कर दिया और देन अच्छे से टाई कर दिया चारों तरफ से, सो दैट ये जो वेपन है अच्छे से इंटैक्ट रहे अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव आर्सन एंड वॉलेटाइल एविडेंसेस। अब इनको कैसे कलेक्ट करते हैं? एयर टाइट इज मैंडेटरी कि सबसे पहले जो भी आपका आर्सन का एविडेंस होगा या वॉलेटाइल एविडेंस होगा ये एयर टाइट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आग लगती है तो कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो जनरली जो एक्सेलरेंट्स होते हैं ना, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इवेपोरेट ना हो और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस हो, इसके लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। अब इसका कलेक्शन कैसे होता है? 4 आइटम्स सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग गैसोलीन और एक्सेलरेंट्स, ये हो गए आपके एक्सेलरेंट्स या गैसोलीन हम बोलते हैं पेट्रोल को। यूज़ एयरटाइट मेटल कैंस, हमें एयरटाइट मेटल कैंस का यूज़ करना है, या फिर स्पेशलाइज नाइलॉन बैग्स होते हैं जिनके अंदर से हवा पास नहीं होती, तो हमें ऐसे कैंस का या बैग्स का यूज़ करना है ताकि हमारा जो आर्सन का जो एविडेंस है, जैसे कि गैसोलीन या एक्सेलरेंट्स है, दूसरे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इवेपोरेट ना हो जाए। नाउ वाई? अनलाइक डीएनए दीज केमिकल विल इवेपोरेट। यहाँ पे वही लिखा है कि डीएनए की तरह नहीं होता, ये जो केमिकल्स होते हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं इफ़ पुट इन पेपर और प्लास्टिक बैग्स। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ मेटल कैंस। So guys, moving to the next slide, we have digital evidence which include phones and laptops and any digital evidence like digital documents. So let's start with the theory. प्रोसीजर, इफ़ द डिवाइस इज़ ऑन कीप इट ऑन एंड यूज़ अ पावर बैंक। मतलब कि अगर आपका डिवाइस ऑन है, जो भी एविडेंस में आपको डिवाइस मिला है अगर वो ऑन है तो उसको ऑन ही रहने दीजिएगा और उसके साथ एक पावर बैंक अटैच कर दीजिएगा ताकि अगर उसकी बैटरी डाउन होने लगे तो पावर बैंक से वो बार बार चार्ज हो सके, सो दैट इट कैन नॉट बी ऑफ। और इफ़ इट इज़ ऑफ कीप इट ऑफ, और अगर आपको डिवाइस ऑफ कंडीशन में मिलता है तो इसको ऑफ ही रहने दीजिए, इसे ऑन मत कीजिएगा। देन देयर आर फराडे बैग्स। गाइस इस तरह के दिखते हैं फराडे बैग्स, ब्लैक कलर के होते हैं बाहर से। जनरली फराडे बैग्स इसलिए होते हैं क्योंकि फराडे बैग्स में जब भी हम कोई डिवाइस रखते हैं तो उसके बाद वो जो डिवाइस है वो सिग्नल कैच नहीं करता। प्लेस मोबाइल डिवाइसेस इन दीज बैग्स टू ब्लॉक रिमोट सिग्नल्स। हमको अपने जो भी मोबाइल है या फिर कोई भी डिवाइस है उनको फराडे बैग्स के अंदर रखना है सो दैट दे कैन नॉट कैच एनी सिग्नल्स। और हम फराडे बैग्स में क्यों रख रहे हैं, सिग्नल्स क्यों हम चाहते हैं कि कट हो जाए, ताकि अगर कोई बंदे का फ़ोन लैपटॉप से भी कनेक्टेड है या किसी और डिवाइस से कनेक्ट है तो वो उस डिवाइस के थ्रू अपने फ़ोन का डेटा क्लियर ना कर दे, वाइप ना कर दे। दैट इज़ वाई वी आर ब्लॉकिंग द सिग्नल्स। देन वी हैव BSA सेक्शन 63 मस्ट डॉक्यूमेंट द सोर्स एंड कस्टडी ऑफ द डिवाइस फॉर द डिजिटल डेटा टू बी एडमिसिबल। जो भी आपका सोर्स है या जिसके पास भी कस्टडी है डिवाइस की, उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करे डिजिटल डेटा के लिए ताकि डिजिटल डेटा हमारा एडमिसिबल माना जाए कोर्ट में। Now we will study about the chain of custody which is the legal backbone. So what is the chain of custody? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ क्रोनोलॉजिकल रिटन रिकॉर्ड ऑफ एवरीवन हु हैड कॉन्टैक्ट विद द एविडेंस। एक क्रोनोलॉजिकल रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर वाइज सबका नाम लिखा गया है, सबके बारे में डिटेल्स लिखी गई है जो जो एविडेंस के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं। जैसे सबसे पहले कौन आया एविडेंस के कॉन्टैक्ट में, सबसे पहले आए हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या क्राइम टीम, उसके बाद उन्होंने कलेक्ट कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, फिर उन्होंने जिसको हैंडल किया वो हो गए एविडेंस के कॉन्टैक्ट में, फिर जिन्होंने एविडेंस को एनालाइज किया वो आ गए एविडेंस के कॉन्टैक्ट में, और ऐसे ऐसे एविडेंस जहाँ जहाँ गया है उस सब के बारे में लिखा होता है हमारी चेन ऑफ कस्टडी में। देन व्हाट इज़ द प्रोसेस? सील, साइन एंड लॉक। तो सील में हमें क्या करना है कि यूज़ टैम्पर एविडेंट टेप। हम इसमें टैम्पर एविडेंट टेप यूज़ करते हैं सील करने के लिए ताकि कोई भी उसे ओपन ना कर पाए। जो हमारी चेन ऑफ कस्टडी है इस पे जो साइन है, द कलेक्टर साइंस अक्रॉस द सील। जो भी कलेक्ट कर रहा है हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको या फिर जो भी हमारा एविडेंस है उसको जो भी कलेक्ट कर रहा है वो साइन करता है सील के अक्रॉस।
देन लॉग, एवरी टाइम इट इज़ मूव टू अ लैब और लोकर इट इज़ साइंड इन एंड आउट। जितनी बार भी कोई भी एविडेंस लैब में जाएगा, लैब से लोकर में जाएगा, लोकर से अगर वापस लैब में आ रहा है तो उतनी बार ही चेन ऑफ कस्टडी में साइन किया जाएगा कि ये एविडेंस को अभी इन किया गया, अभी आउट किया गया, मतलब कि अभी से निकाला गया है, अभी वापस रख दिया गया है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से लॉग किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इफ़ द चेन इज़ ब्रोकन द एविडेंस इज़ यूजलेस इन कोर्ट। अगर चेन टूट गई तो एविडेंस यूजलेस है कोर्ट के अंदर, तो एविडेंस की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ इतना है कि अगर हमें पता होगा कि किसने उस एविडेंस को हैंडल किया है तो टैंपरिंग के चांसेस कम होंगे। पर अगर हमें नॉलेज ही नहीं है, मान लो किसी और ने टच किया है और वो ना लॉग्ड है, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन कोई है ही नहीं चेन ऑफ कस्टडी के अंदर कि इस बंदे ने लिया था, हैंडल किया था या नहीं किया था, तो इसका मतलब तो हमारा एविडेंस टैंपर हो गया ना। तो इसी वजह से चेन ऑफ कस्टडी को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। So this is all about the video, guys. You can comment down your queries. I will answer all. If you have any ideas, then you can comment them also so that I can make a video in future about those ideas. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for viewing. Bye bye.